गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली आकर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बधाई दी और उसके बाद हुई लगभग 2.5 घंटे की चर्चा और इस चर्चा ने जन्म दे दिया तमाम अटकलों को। दरअसल राजनाथ सिंह ने भी मोदी के स्वागत में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी और जब दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक खत्म हुई तो उसके बाद दोनों ने मीडिया से एक छोटी सी मुलाकात में कहा कि बधाई देने के अलावा हमने 2014 के चुनावों पर लंबी चर्चा की है। इशारा बड़ा साफ नजर आ रहा है कि मोदी की नजर दिल्ली पर है और वो इस दिशा में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं और राजनाथ सिंह भी लगता है खुलकर स्वागत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तीसरी बार मैदान मारा। राजनाथ अनिश्चितताओं के बीच दूसरी बार बीजेपी के सबसे बड़े पद पर बैठे। वक्त ने करवट ली, सियासत में रिश्तों की सिलवटें दूर हो गईं। मोदी अचानक दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी के अध्यक्ष ने दिल का दरीचा बिछा दिया। राजनाथ के घर के बाहर बैंड बाजा था। दो कद्दावर नेताओं की मुलाकात का इस्तकबाल करने वालों की भीड़ थी। जब मोदी राजनाथ के सामने आए तो लगा जैसे दो जिगरी दोस्त लंबे अरसे बाद मिल रहे हों। मोदी ने सुबह सुबह ही ट्विटर पर लिखा था, दिल्ली जा रहा हूं राजनाथ सिंह जी से मिलने और अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई देने। बधाई उन्होंने पहले भी दी थी दूरभाष पर, लेकिन दूरी का आभास हुआ सो अहमदाबाद से दिल्ली आ पहुंचे। दिन के करीब 12 बजे नरेंद्र मोदी की गाड़ी राजनाथ सिंह के घर पहुंची। मोदी की अगवानी के लिए खुद राजनाथ सिंह बाहर आकर खड़े थे। मोदी गाड़ी से उतरे नहीं कि राजनाथ ने बाहों में भरकर गले से लगा लिया। यहां न तो कोई राम है न कोई भरत, लेकिन बदले हुए वक्त में बिगड़ी सियासत का यह मेल मिलाप जरूर है। जानकार मानते हैं कि वक्त की जरूरत ही ऐसी है कि रिश्तों की दरार को पाटना होगा। मोदी के लिए अगर दिल्ली महत्वपूर्ण है तो राजनाथ सिंह को भी महत्वपूर्ण बनाना ही होगा। मुलाकात खत्म हुई, दोनों नेता बाहर आए। राजनाथ ने कुछ कहा, कुछ राज रखा। हम लोग बैठे, खटे 1.5 घंटे 2 घंटे बैठे और गुजरात के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन 2014 का भी लोकसभा चुनाव है तो 2014 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी हम लोगों ने चर्चा की है। मोदी की बड़ी भूमिका को लेके बस जितना कहना था उतना कह दिया। और मोदी ठहरे उनसे बड़े रणनीतिकार, सो दिल्ली आकर मुलाकात के मुद्दे को गुजरात वापस ले गए। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी को शुभकामना देने के लिए मैंने उनसे समय मांगा था और आज सुविधा इसलिए मैं आया था। गुजरात में मुझे आगे क्या करना चाहिए, सरकार के संबंध में उनको कोई सुझाव हो, उनका मार्गदर्शन हो, उस विषय में भी मैंने उनसे मार्गदर्शन मांगा है, मिला है। एक वक्त वो भी था जब मोदी और राजनाथ में दरार पड़ गई थी। वो दरार क्यों पड़ी थी? वो राजनाथ सिंह ही थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल से हटाया था। नरेंद्र मोदी भी इससे पहले पार्टी अध्यक्षों को ज्यादा भाव नहीं दिया करते थे। एक तरफ अब पार्टी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ाने की कोशिश हो रही है, दूसरी ओर मोदी ये संदेश दे रहे हैं कि वो खुद को संगठन से बड़ा नहीं मानते। दरार को वक्त की कामयाबियों के इस दौर ने भर दिया है। ताजा माहौल आपने देख लिया, अब वो भी देख और सुन लीजिए जो अध्यक्ष बनने के बाद और इस मुलाकात से पहले राजनाथ सिंह ने कहा है। क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है मोदी? मैं इसे स्वीकार करता हूं। आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि वो लोकप्रिय नेता है, इसमें कहीं दो। सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मैं तो पहले ही कह चुका हूं। इस समय कोई उतना लोकप्रिय नहीं है, इस सच्चाई को तो मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं। ये कोई पहली बार नहीं कह रहा, जो सच है वो बोलूं। राजनाथ सिंह के इस बयान से बहुत कुछ साफ हो रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं और दुनिया जानती है कि ये निराधार भी नहीं। बात बस बीजेपी के अंदर खाने में दर्ज करानी है। मुलाकात के इस कमरे से अलग बीजेपी में और भी कई बंद कमरे हैं जहां महत्वाकांक्षाओं की ऊंची और पुरानी दीवारें मजबूती से खड़ी हैं। किस कमरे से बड़ी खबर बाहर आती है, इसे जानना अभी जरा मुश्किल है, थोड़ा इंतजार कीजिए। तैयारी 2014 के चुनाव की है। दोनों नेताओं के मुलाकात से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी एकजुट है, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। वैसे सही मायने में देखें तो इस वक्त राजनाथ और मोदी दोनों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है, लेकिन 2.25 घंटे चली ये मुलाकात पार्टी के बाकी आला नेताओं को कितना रास आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली,
आज तक। तो परिस्थितियां तो यही कह रही हैं कि इस वक्त मोदी और राजनाथ दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन उससे भी बड़ी जरूरत जो पार्टी की है वो उस बहुमत की है जो उसे पिछले कई सालों से मिल नहीं रहा है। दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 170 सीटों की दरकार होगी और ये सीटें किन राज्यों से कैसे आएंगी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर फिलहाल कोई गंभीर विचार विमर्श नहीं हुआ। यह फैसला मोदी के ऊपर छोड़ दिया गया था कि वो केंद्रीय भूमिका में कब आना चाहते हैं। इसके अलावा इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की बेहतर परिणाम के लिए दोनों नेताओं ने विचार विमर्श किया। साथ ही साथ ये मोदी पर ही छोड़ा गया था कि वो कब केंद्रीय भूमिका में आना चाहेंगे, दिल्ली का रुख करना चाहेंगे। कर्नाटक में होने वाले चुनाव पर चिंता व्यक्त की गई क्योंकि जिस तरह से बीजेपी वहां छितर बितर होती दिख रही है वो एक बड़ी चिंता का विषय है। वैसे ये बड़ा दिलचस्प है कि जगदीश शेट्टार मोदी पर मुहर लगा चुके हैं। पार्टी में नए और युवा नेताओं को पद देने पर भी दोनों नेताओं ने विचार विमर्श किया। तो क्या बिल्कुल कमर कस चुके हैं नरेंद्र मोदी 2014 में दिल्ली का रुख करने के लिए? क्या एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार हैं? ऐसे संकेत वो लगातार दे चुके हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से भी अगर ऐसे संकेत आने शुरू हो जाएं, अगर अध्यक्ष 2.5 घंटे उनके साथ बैठकर चर्चा करते हैं तो फिर इसके मायने निकाला जाना स्वाभाविक है। हमारे साथ इस वक्त दो बहुत खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी जी हैं जिनसे हम बात करेंगे, साथ ही साथ ओम थानवी जी भी हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम बात करेंगे। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें, बस थोड़ी देर के बाद बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उन्हें भी हम अपनी इस चर्चा में शामिल करेंगे कि क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपनी तरफ से एक एक चेहरा आगे लाके रखना ही पड़ेगा। अगर कांग्रेस की तरफ से राहुल आते हैं तो क्या बीजेपी की तरफ से वो चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे? क्या टक्कर रहेगी इन दोनों के बीच, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ओम थानवी जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं। ये बहस बहुत लंबी खिंच चुकी है, मोदी वर्सेस राहुल, मोदी वर्सेस राहुल, बहुत ये बातें होने लग गई हैं, लेकिन कोई भी पार्टी सामने आकर साफ तौर पर कोई कैंडिडेचर का ऐलान करना नहीं चाहती है। क्या इसकी एक और इकलौती वजह वो तमाम मजबूरियां हैं जो गठबंधन के साथ आती हैं? राहुल गांधी को लेकर के तो मुझको नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई दुविधा है। ये ठीक है कि उन्होंने इस तरह से उनको अभी उजागर नहीं किया है, लेकिन अगर कांग्रेस और उनका गठबंधन सत्ता में आता है और कांग्रेस की तरफ से दावेदारी प्रधानमंत्री पद की होती है तो राहुल गांधी ही उनके उम्मीदवार होंगे, ये बात लगभग साफ है। और खासकर जयपुर के चिंतन शिविर और उसके बाद जो एआईसीसी की बैठक हुई उसके बाद। लेकिन असली संकट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मुझको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव तक इस बात का कोई फैसला हो पाएगा कि उनका उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति के बारे में, अभी ये ठीक है कि जो आज बैठक हुई है और बहुत अनुभवी हैं राजनाथ सिंह और उन्होंने काफी वक्त उनको दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी एक नाम के बारे में एकमत हो पाएगी, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी अड़चन जेडीयू है। शरद यादव, नीतीश कभी भी किसी एक भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के बारे में और चुनाव के नतीजे आने से पहले सहमत हो पाएंगे, इसकी कोई अभी संभावना नहीं लगती। बिल्कुल, और जिस तरह की छवि रही है उस छवि के साथ ही तमाम जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो क्या तालमेल बिठा पाएंगे। थानवी जी, आपके पास लौटेंगे, प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन जो बात आप राहुल के बारे में कह रहे थे, राशिद अल्वी जी के सामने मैं ये सवाल रखना चाहती हूँ। अल्वी साहब इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ओम थानवी जी, वो तक ये मानते हैं, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि कांग्रेस में ये बिल्कुल तय हो चुका है कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट राहुल को बनाया गया है, ये बिल्कुल औपचारिक हो गया है कि वो ही प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होने जा रहे हैं। लेकिन पार्टी अनाउंस क्यों नहीं कर देती? आखिर क्या झिझक है ये बात मानने में? देखिए, कांग्रेस पार्टी संविधान की इज्जत करती है। हमारी ख्वाहिश है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी कांग्रेस के हाई कमान है, वाइस प्रेसिडेंट हैं। जो फैसला करना चाहेंगे राहुल गांधी, वो फैसला करने में सक्षम है। 2004 में हमने ये इलेक्शन इस बुनियाद पे नहीं लड़ा था कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा।
डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए, एमपीज ने सोनिया गांधी को चुना था, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। 2009 में भी यह तय नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। ये तो संविधान कहता है कि जो एमपीज चुने जाएंगे वो अपना लीडर चुनेंगे। लेकिन अलवी साहब, वो देश का प्रधानमंत्री एक चिंता ये भी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर डरते हैं कि जैसे सोनिया गांधी ने लास्ट मिनट पे कह दिया था कि वो नहीं इस कुर्सी पर बैठना चाहती, शायद राहुल के मन में भी कुछ ऐसे विचार हैं, शायद अभी भी वो पूरी तरह तैयार नहीं है उस कुर्सी के लिए। देखिए, मैं एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री का पद किसी गांव की या पंचायत की प्रधानी नहीं है, देश की बादशाहत है। क्या है कोई एक ऐसा आदमी कि जो प्रधानमंत्री पद के लिए ये सैक्रिफाइस करे कि मैं प्रधानमंत्री ना बन के देश की खिदमत करूंगा और दूसरा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये मिसाल अगर कोई दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। देखिए, आर्गुमेंट मैं कुछ नहीं देता, 50 आर्गुमेंट भारतीय जनता पार्टी दूसरे लोग देने के लिए खड़े हो जाते, लेकिन अगर आप किसी आदमी के दिल की आवाज सुनेंगे तो वो यही कहेगा कि जो मिसाल कांग्रेस देती है, जो मिसाल साबित करती है, वो दूसरा कोई साबित नहीं कर सकता। लेकिन 2014 के बाद निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये ओम थानवी जी को हम इस चर्चा में जोड़ रहे हैं, कोई शुबा नहीं है। प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड करेगी। जी थानवी साहब, क्या इसलिए इस चीज का अनाउंसमेंट करने से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, बचा जाता है कि अगर आप राहुल को ले लें तो बहुत लंबे वक्त से वो एक एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा करिश्मा उन्होंने कर दिखाया है, या उनके नाम से वोट आ जाते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का उनको एक लंबा चौड़ा अनुभव है, ये अभी तक उन्होंने कुछ भी साबित नहीं किया है, क्या इसीलिए अभी तक नाम अनाउंस किया नहीं गया है? और ये भी एक डर है कि शायद आखिरी मिनट पे वो ना इस पद को स्वीकारें। नाम जाहिर करने में तो मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र का कहना चाहिए कि दिखावा वो हमारे यहाँ किया जाता है कि देखिए, तो जो भी तय किया जाता है वो लोकतंत्र के मुताबिक होता है, हमारे पार्टी का संविधान है। लेकिन हर कोई जानता है जो पत्रकारिता में है और राजनीति को करीब से देखता है, हर राज्य में कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री बनता है, ठीक एक दिन पहले तक ये साफ नहीं होता और ये कहा जाता है कि इसका चुनाव विधायक करेंगे, लेकिन लोग जान जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि सब कुछ सोनिया गांधी पे छोड़ दिया गया है, अध्यक्ष पे छोड़ दिया गया है वगैरह। तो मेरे ख्याल में ये दिखावे की बात है। राहुल गांधी को जिस तरह से जिम्मा सौंपा गया है, पहले वो थोड़ा संकोच में थे, लेकिन अब उन्होंने कमर कस ली, उन्होंने वो जिम्मा ले लिया है। और अब उन्होंने वो जिम्मा ले लिया है, उस जिम्मेवारी को वो कितना आगे निभा पाते हैं, क्योंकि उनसे लोगों ने बहुत उम्मीदें जयपुर के चिंतन शिविर के बाद बांधी है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के बारे में, पार्टी में कोई कानून कायदा नहीं है इन चीजों। प्रकाश जी, 2.5 घंटे तक बातचीत हुई नरेंद्र मोदी की और राजनाथ सिंह की, क्या तय हो गया बिल्कुल कि 2014 के लिए अब वही आ रहे हैं आगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर? आप समझना चाहिए कि हमारे सभी मुख्यमंत्री नए अध्यक्ष के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करते हैं और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उन राज्य के भी विषय होते हैं, केंद्र के भी विषय होते हैं। और मोदी जी हमारे सबसे सफल मुख्यमंत्री और सीनियर मुख्यमंत्री है, और तो इसलिए चर्चा 2, 2.5, 3 घंटे चले, एक बार चले, और भी 2, 3, 4 बार होगी, तो उसमें कोई लेकिन ये तो होना ही सबसे पहले मोदी मूल मुद्दा है। आपके सवाल को सीधा जी। आपके सवाल को सीधी बात कहता हूं। देखो, आज देश भर में से मोदी की मांग है, और वो मांग इसलिए है, क्या मांग है कि वो प्रधानमंत्री बने, ये कह रहे हैं आप? क्राइसिस में 1 मिनट, आज जो मोदी के सरकार की सभी तरफ से प्रशंसा हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो 10 साल 9 साल जो गवर्नेंस डेफिसिट और लीडरशिप डेफिसिट देख रहे हैं, तो ऐसे में एक सरकार जो निर्णय करके चला सकती है, और हमारे लगातार 3-4 मुख्यमंत्री, शिवराज जी है, रमन सिंह जी है, पहले दुमा जी भी थे, तो जो बताया, जो किया, जो विजन के साथ किया, मिशन के माध्यम से किया, विदाउट कमीशन किया, तो बहुत एक अच्छा उसका संदेश है। लेकिन मोदी का खास करके गवर्नेंस में, और जो आज लोगों को दरकार है कि कोई करने वाला चाहिए,
और लोगों को लगता है प्रकाश कि जी बहुत बड़ी बात बोल गए, आपकी बहुत गवर्नेंस प्रमुख में नेता डेफिसिट मोदी जी है। जी, गवर्नेंस में डेफिसिट है, आप ये बात कह रहे हैं। राशिद अलवी जी से हमें यहाँ पे एक प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। अलवी साहब, क्या आप मानते हैं जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो डेफिसिट है वो पूरी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी? ये बहुत बड़ा इल्जाम है। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, लेकिन अभी अभी हिमाचल के अंदर क्या हुआ है आपने भी देखा है और सारे देश ने देखा है। मुझे तो ताज्जुब होता है जब बीजेपी के लोग इस अंदाज से बात करते हैं। 65 साल में 5 साल सरकार इनके पास आई है और वो भी 24 पार्टीज की सरकार आई है और राम का नाम लेके देश के लोगों को गुमराह करके इन्होंने सरकार बनाई है। और आज इस तरीके की बात ये करते हैं नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन और उनका विकास और फला मुख्यमंत्री का विकास। मुझे तकलीफ भी होती है और अफसोस भी होता है। सच्चाई से इस बात का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं गुजरात या नरेंद्र मोदी जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। लेकिन ये बात अगर याद रखनी चाहिए। हुआ एक मिनट भारतीय जनता पार्टी को ये बात याद रखनी चाहिए, ये देश सेकुलर देश है और इस देश के अंदर कम्युनल आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। चलिए जावड़ेकर साहब, कम्युनल छवि की जो बात है, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कितनी सद्भावना व्रत रख लें या यात्राएं निकाल लें, लेकिन मोदी के साथ दंगे जुड़ ही जाते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पर उनको प्रोजेक्ट करना पड़ता है पार्टी को, आपके तो अपने अलाइज तक तैयार नहीं होंगे, क्या करेंगे आप उस सिचुएशन में? नहीं, पहले तो समझ ले, जब हमारी बात का और जनता की भावना की कोई काट कांग्रेस के पास नहीं होती तो ये हमेशा का एक झुंझुना चलाते हैं कम्युनल सेकुलर, कोई मतलब नहीं। आज मुसलमानों की स्थिति कांग्रेस के राज्यों में जो है उससे बहुत ज्यादा बेहतर गुजरात में है, सरकारी नौकरियों में भी है, पुलिस में भी है, ये वास्तविकता है। और उससे ज्यादा क्योंकि मोदी सोचते नहीं जात और मजहब के आधार पर, वो गुणों के आधार पर सब काम करते हैं और इसलिए वो 6 करोड़ गुजरातियों की सोचते हैं और 120 करोड़ का भारतीयों का भारत मानते हैं। और इसलिए 6 करोड़ गुजराती में सभी कास्ट आते, सभी रिलीजन आते, 120 करोड़ के भारत में सभी लोग आते हैं। तो ये जो झुंझुना चला चला के मुसलमानों को गुमराह करने का 50 साल काम किया इन्होंने, और अब मुसलमान समझ रहे हैं और क्रिश्चियन भी समझ रहे हैं और वो उससे बाहर आ रहे हैं इसलिए कांग्रेस से, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही जाति करते हैं, केवल वोट बैंक की तरह हमें यूज करते हैं। और इसलिए आज लोगों को चाहिए कि नॉन करप्ट गुड गवर्नेंस। चलिए हम थानवी साहब को यहाँ इस चर्चा में जोड़ेंगे। जावड़ेकर जी, नॉन करप्ट गुड गवर्नेंस, बार बार मोदी को जब प्रोजेक्ट किया जाता है थानवी साहब, तो गुड गवर्नेंस की बात होती है। हालांकि तमाम और बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ गुजरात तक सीमित मोदी की जो गुड गवर्नेंस है, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? और दूसरी बात, जो दंगों का दाग है, क्या धो पाएंगे उसे? क्या बाकी पार्टियां, बाकी अलाइज तैयार हो पाएंगी? गुजरात में उन्होंने जो काम करके दिखाया है, इसके बारे में मेरे ख्याल में कम से कम मुझको तो कोई इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। इसकी वजह से तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनकी छवि भी अगर दिल्ली में इस तरह से निखरी है कि लोग उनके प्रधानमंत्री पद की दावे की बात करने लगे, ये ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान गुजरात नहीं है, देश बहुत बड़ा है। कर्नाटक में, पंजाब में, राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मोदी को उस तरीके से एक असरदार प्रधानमंत्री की तरह उनकी कल्पना करता है। दूसरी बात जो जावड़ेकर जी ने कहा झुंझुने की बात, मेरे ख्याल में इतनी जो जघन्य गंभीर घटना गुजरात के इतिहास में हुई, जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसको झुंझुना करना ठीक नहीं है। ये ठीक है कि कांग्रेस के वक्त में भी सिख समुदाय का जो है वो कत्लेआम हुआ, उसके लिए मुल्क शायद कांग्रेस को कभी माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको झुंझुना कहना, कोई भी पार्टी किसी दूसरे के वक्त में जो भी इस तरह की सांप्रदायिक बड़ी घटना हुई हो। और एक अजीब बात यह है, कांग्रेस ने फिर भी माफी मांगी है। वो
जो मोदी हैं वो उसको लेके पछतावा कभी जाहिर नहीं करते हैं, बल्कि एक घृणा की राजनीति के प्रति उनकी आस्था इस चुनाव में भी जाहिर हुई जब उन्होंने मुसलमानों के हाथों टोपी पहनने से इनकार किया, कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, किसी मुसलमान बस्ती में जाके उन्होंने कोई सभा नहीं की। तो ये जो चीज है उनको एक राष्ट्रीय स्तर का नेता और एक खुले दिमाग का नेता जाहिर करने में खुद रोकती है, और इसको मेरे ख्याल में झुंझुना तो मैं नहीं मानता। जावड़ेकर साहब क्या कहेंगे आप? आपको याद होगा पिछली बार भी जब बीजेपी की सरकार सामने आई थी, आपको एक बहुत ही लिबरल चेहरा वाजपेयी का सामने रखना पड़ा था, और लिबरल एक ऐसा शब्द है जो मोदी के साथ तो हम कतई नहीं जोड़ सकते। नहीं, ये भी एक गलतफहमी है, ये सही चित्र नहीं है मोदी का। जिस तरह से लोग उसको एक ऐसे विलन के रूप में पेश करते हैं। लेकिन जावड़ेकर साहब, मैं आपको टोक रही हूं, माफ कीजिए, जिन दो बातों का स्वामी जी ने जिक्र किया, वो एक टोपी नहीं पहन सकते, मैंने बता रहा हूं ना, मुसलमान उसी को उम्मीदवार मैं बता खड़ा रहा नहीं हूं। कर सकते, क्यों? नहीं, ये नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसका जवाब गुजरात के मुसलमानों से ही पूछिए। उनको तो टिकट ही नहीं मिला, एक भी आदमी को टिकट नहीं मिला। एक मिनट, ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषदों में, नगर निगमों में किस तरह से केवल भागीदारी नहीं और किस तरह से अच्छा काम कर रहे। लेकिन मैंने जैसे कहा, उनके सोच में जात और मजहब के आधार पे सोचना देखना है ही नहीं। लेकिन एक बार मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये कोई नहीं कह रहा है कि एक तरह से ये जिस तरह से प्रचारित किया गया ये मुद्दा नहीं है। आखिर आज लोगों को क्या हो गया है पिछले 10 साल में कि तरक्की नहीं हो रही है, तेजी से तरक्की का मानक मोदी बन गए, हमारे सभी मुख्यमंत्री बन गए। और देखो, कृषि का विकास हो, पानी पहुंचाने की बात हो, लोगों को 24 घंटे बिजली देने की बात हो, आज लोगों को इसकी दरकार है। और उसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ऐसे मुसलमान के घर में बिजली नहीं लगेगी और हिंदू के घर में बिजली लगेगी, ऐसा नहीं होता। साहब, आप कह रहे हैं गुड गवर्नेंस की मिसाल है मोदी, तो क्या आपके लिए 2014 का प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार भी है वो? जब इतनी आप तारीफ कर रहे हैं तो फिर ये भी आप लोगों ने तय कर लिया? 28, मैं वही बता रहा हूं, 28 शहरों में जो विभिन्न सर्वे हुए या जो भी सर्वे होते हैं वो युवाओं की तो पसंद है, लेकिन आप अगर सीनियर सिटीजन्स की करोगे या दूसरी जगह का करोगे तो भी लोगों की पसंद है। ये क्या है, ये समझने में हमें बीजेपी कांग्रेस के प्रिज्म से नहीं देखना है, हमें देखना है कि लोगों को आज दरकार है गवर्नेंस की। मतलब आपकी पसंद है ना, पार्टी का पसंद है या नहीं? आप सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे। हमारे सभी, सीधी वही मैं बता रहा हूं, हमारे देखो, अरे भैया, हमारे सभी मुख्यमंत्री हमारी पसंद है ही, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज अगर एनडीए के प्रधानमंत्री पद के बाद की जो बात है उसके बारे में पार्टी का फैसला होते ही पहले आपके चैनल को बताएंगे। लेकिन जबकि बात जो वास्तविकता है देश में, कि देश में साउथ हो, सुदूर पूर्वोत्तर हो, कल मेरे पास मणिपुर के लोग आए, हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे लोकसभा चुनाव में क्या होगा, तो लोगों ने कहा, यानी लोग सोच रहे ना उस तरह से कि भाई हमें ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। तो ये इस तरह से एक देश भर में माहौल बन गया है और आप लोग भी उसमें अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो हमें आपके बारे में शिकायत नहीं है। चलिए, आप जवाब नहीं दे रहे अभी भी उस सवाल का, लेकिन मैं राशिद जी को यहां पे जरूर जोड़ूंगी इस चर्चा में। राशिद अली साहब, जब भी मोदी वर्सेस राहुल की बात होती है, एक चीज जो सामने आती है बार बार कि मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी गुड गवर्नेंस, और राहुल एक तरह से बिल्कुल नौसीखिए हैं क्योंकि उनके पास तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं। तो क्या ये उनके लिए फायदे की चीज साबित होगा क्योंकि लोग उनको एक मौका देंगे, पहली बार उनको देखेंगे, या फिर कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाएगा? और एक बात जो बात जावड़ेकर साहब कहते हैं, ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि यूथ आइकन के तौर पे भी मोदी उभर के सामने आते हैं बजाय राहुल के जो उनसे इतने छोटे हैं। देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि मुझे बोलने दीजिए आप जी, मैं अपनी बात जल्द मुकम्मल करूंगा। बीजेपी को ही मौका मत दीजिए आज तक पे बोलने का। नहीं, आप बोले, आपको भी पूरा मौका है। राहुल गांधी के बारे में यह कहना कि उन्हें तजर्बा नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट एक बार स्टेट में सेनेटर रहे जैसे हमारे यहां एमएलए होता है, और एक बार वो सेनेटर रहे अमेरिका के और उसके बाद प्रेसिडेंट बने। उनके पास कोई तजर्बा नहीं था, वो कभी ना मंत्री रहे ना संतरी रहे। सिर्फ एक बार, अगर हिंदुस्तान की जबान में कहूं, एक बार स्टेट के एमएलए रहे और एक बार सेंटर में एमपी रहे, दैट्स ऑल। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने।
ये जरूरी नहीं होता। आदमी का कंसेप्ट होता है। राजीव गांधी को कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन आज देश कंप्यूटराइज्ड है तो राजीव गांधी की वजह से है। आज देश के अंदर आईटी है तो राजीव गांधी की वजह से है। ये होता है कि आदमी का क्या कंसेप्ट है। और यहां मैं आपसे कहूं, मैंने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी कम्युनल है या बीजेपी कम्युनल है। मजे की बात यह है, जब भी आप कहें कि कम्युनल लोग सरकार में नहीं आ सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद यह समझ लेती है कि यह हमारे बारे में बोला जा रहा है। मैंने कभी नहीं कहा आपकी इस बहस के अंदर कि नरेंद्र मोदी कम्युनल है, बीजेपी कम्युनल है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि कम्युनल आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अब बीजेपी हमेशा मानती है कि हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार से पूछ लीजिए ना, क्या वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? और जिस एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का भारतीय जनता पार्टी जिक्र करती है, अरे भाई बड़े दुख की बात है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को वो गवर्नेंस क्यों नहीं सिखाई नरेंद्र मोदी जी ने? 2 दिन चले जाते या बुला लेते। हिमाचल के अंदर, कर्नाटका के अंदर आपने नहीं सिखाई गवर्नेंस। अच्छा ही सरकार चला, क्यों नहीं सिखाई आपने अपने मुख्यमंत्रियों को? पूरे देश के अंदर आप गवर्नेंस करना चाहते हैं, और जो मुख्यमंत्री आपके अपने हैं उनको गवर्नेंस सिखाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, ये इन आर्गुमेंट्स का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और बहुत ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, ओम थानवी साहब को आरोप करना चाहेंगे। थानवी साहब, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, ठीक है, ये बात सब मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी एक तरह से प्रोजेक्टेड है और बीजेपी की तरफ से मोदी साहब बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी का भी नाम अगर आप औपचारिक तौर पर अनाउंस करते हैं, आपको लगता है कि इनके नाम पर चुनाव जीतने का मादा दोनों पार्टियां रखती हैं? क्योंकि जिस तरह की डिवाइडेड पॉलिटिक्स इस वक्त देश में चल रही है, कोई फायदा नुकसान आपको दिखता है नाम अनाउंस करने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी का नाम उजागर करती है तो मेरे ख्याल में उनको इसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और राहुल गांधी का नाम तो जुड़ा हुआ है ही, उनको उजागर करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में लोग मान के चलते हैं। लेकिन यहां जो अब तक जो आपकी चर्चा चली आई थी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अलवी साहब जो हैं वो क्यों नरेंद्र मोदी को अचानक कम्युनल मानने से कतराने लगे? अब तक कांग्रेस ने हमेशा उनको कम्युनल माना है। उनकी जो भी राजनीति वहां रही है उस पर सांप्रदायिकता के छींटे हैं, ये हर कोई जानता है। मेरे ख्याल में जयपुर में गृह मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस एक बचाव की मुद्रा में आई है और बहुत फूंक फूंक के आप रखते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी राजनीति सांप्रदायिक राजनीति है, ये तो कांग्रेस का एक प्लैंक रहा है। और अचानक अगर वो कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक नहीं मानते हैं, ये अगर सोचा समझा एक कोई शिफ्ट है कांग्रेस की रणनीति में, तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि अचानक ये क्या चीज हुई है कि उन्होंने कहा कि हम तो नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक नहीं मानते हैं। पूछते हैं उनसे, अलवी साहब बताइए। और ये तो बात बिल्कुल सही है कि आप हमेशा ये बात कहते हैं कि वो सांप्रदायिक है। शायद मेरी बात मैं समझाने में नाकाम रहा। मैंने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी सेकुलर है, कोई नहीं मान सकता है। और अगर मैं तो उस वक्त गया था अहमदाबाद, वहां की पूरी एल्बम और फोटोग्राफ मेरे पास हैं। आप आज तक पे वो फोटोग्राफ दिखाने की हिम्मत नहीं कर। तो मतलब मोदी कम्युनल है या नहीं है? आप कह रहे हैं मोदी कम्युनल है या नहीं है? मैंने ये कहा कि बीजेपी, हम तो पूरी बीजेपी को कम्युनल मानते। अभी तो आप कह रहे थे आप नहीं मानते, आप नहीं कह रहे हैं। आप मेरी बात समझ नहीं पाई। मैंने कहा था कि जब हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं, भले ही हम बीजेपी का नाम ना लें, नरेंद्र मोदी का नाम ना लें, बीजेपी के लीडर खुद ब खुद समझ जाते हैं कि हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम कम्युनलिज्म की चर्चा जैसे ही करते हैं, बगैर नाम लिए, हम बीजेपी का नाम भी नहीं लेंगे, हम नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी खुद समझ आती है कि उनकी चर्चा हो रही है, वो अपने आप को खुद कम्युनल मानते हैं। शायद ये बात मैं समझाने में नाकाम रहा था। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का ताल्लुक है, बिल्कुल ठीक कहा मेरे बुजुर्गवार ने कि
कि 2002 का कलंक ऐसा है अलवी कि साहब, जिसको किसी चीज से धोया नहीं जा वक्त सकता। खत्म हो रहा है अलवी साहब, हमें चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस चर्चा में अभी भी ना तो जावड़ेकर साहब ने मोदी जी का नाम लिया और ना ही अलवी साहब ये साफ तौर पर कहते हैं कि राहुल उनके ऑफिशियल कैंडिडेट है या नहीं। बहरहाल बिसात तो बिछ चुकी है और सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और आखिरी जो इसमें से होगी वो वोटर की ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेश करने के लिए बस इतना ही।